और आइए अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। हाल ही के सालों में घरेलू बचत के आंकड़ों में गिरावट को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ा सा परेशान नजर आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट और मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ा है। निवेश के इस बदलते पैटर्न पर वित्त मंत्रालय की जो चिंता का पॉइंट है वो ये है कि जागरूकता की कमी और निवेश संबंधी समझ में कमी के चलते लोगों के निवेश का जोखिम बढ़ रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? वित्त मंत्रालय की इस चिंता को हम कितना जायज माने, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो बात बार बार कही जाती है कि लोग अपनी बचत को उठाकर मार्केट में डाल रहे हैं और वहां पर शायद रिस्क भी ले रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। घरेलू बचत को लेकर क्या लोगों में रुझान कम हो रहा है? क्या बाजार आधारित निवेश को लेकर लोग आकर्षित हो रहे हैं? क्या अगर ऐसा ट्रेंड है तो ये जोखिम भरा हो सकता है? ये सवाल कम, वित्त मंत्रालय की चिंताएं ज्यादा हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय ने संसद में ये बातें साझा की कि बैंक में घरेलू बचत का पैसा मार्केट लिंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट हो रहा है, जो कि निश्चित तौर पर जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव और जोखिम को देखते हुए लोगों को इससे नुकसान हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि दरअसल बाजार की कम समझ और मार्केट लिंक रिस्क के प्रति जागरूकता में कमी इसकी एक बड़ी वजह है। निश्चित तौर पर उन निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है जो कम समय में अधिक लाभ की उम्मीद रखते हैं। दरअसल हाउस होल्ड सेविंग को लेकर जो आंकड़े अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो साबित करते हैं कि लोगों में घरेलू बचत को लेकर उदासीनता आई है। वित्त वर्ष 2019 की बात करें तो देश की जीडीपी में घरेलू बचत की हिस्सेदारी करीब 20% थी, जबकि वित्त वर्ष 2020 में ये आंकड़ा घटकर 19% के आसपास रह गया। हालांकि वित्त वर्ष 2021 में घरेलू बचत के आंकड़ों में सुधार देखने को मिला और ये 23% के लेवल पर आ गया, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में घरेलू बचत ने गोता लगाया और ये 20% के लेवल पर फिर से आ गया। यही नहीं, वित्त वर्ष 2023 में घरेलू बचत के आंकड़े और लुढ़क गए, जिसमें गिरावट का आंकड़ा 18.5% के आसपास आकर सिमट गया। बढ़ते डीमैट खातों पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर बीते कई सालों में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसकी जोखिम को लेकर जो चिंताएं जाहिर की है वो निश्चित तौर पर प्रासंगिक हैं, क्योंकि बगैर गहरी जानकारी और जागरूकता के लोग अच्छे रिटर्न के लिए मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट में निवेश करते हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे पहले शेयर बाजार को समझें, इसके बाद इसके आर्थिक जोखिम का आकलन करें, अपने निवेश का डाइवर्सिफिकेशन करें, खास करके शेयर बाजार को लॉन्ग टर्म के नजरिए के तौर पर अपनाएं। इसके अलावा शेयर मार्केट में घुसने से पहले इसे लेकर रिसर्च करते हैं तो और बेहतर होगा। वहीं पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले कंपनी की आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल जरूर कर लें। फिलहाल तो स्टॉक मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन घरेलू बचत के बिना पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान सुभाष चंद्र गर्ग सर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। गर्ग सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा सर, जो कि फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP के। रुंगटा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ और ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक तरह से वॉर्न किया है पार्लियामेंट को कि जो हाउस होल्ड मूविंग्स हैं, सेविंग्स जो बैंक डिपॉजिट से मार्केट लिंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ये इतना खतरनाक ट्रेंड क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के अभाव में मार्केट रिस्क और लॉसेस, या कुछ और भी वजह हैं? देखिए दीपक, सेंसेशनलाइज करने की जगह अगर हम आंकड़ों को देखें और उनके ट्रेंड्स को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाउस होल्ड सेविंग्स दो रूप में होती है। एक तो आप फिजिकल सेविंग्स, मकान बनाते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, उसके रूप में होती है, और दूसरी आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स के रूप में होती है। आप डिपॉजिट्स, बैंक के डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में करते हैं, करेंसी में करते हैं, वगैरह वगैरह। ये दो तरह से मिलके आपकी जो सेविंग्स बनती हैं। तो जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो आप शुरू कर रहे हैं 2021 से। 2021 का ऐसा साल था जिस समय कोविड के कारण से बहुत कुछ खर्चा कम हो गया था और सेविंग्स वगैरह में काफ़ी विस्तार हुआ था।
इससे पहले के अगर 1 साल की तरफ आप जाएं तो हमारी कुल मिला के सेविंग जो है, हाउस होल्ड सेविंग्स, वो जीडीपी के तकरीबन 20% के आसपास रहती है। उस दृष्टिकोण से 22-23 का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन 23-24 के अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन 23-24 में ये फिर से वापस से 19.5% की तरफ से आता है। तो कुल मिला के ओवरऑल सेविंग्स में कोई ज़्यादा ड्रामेटिक फर्क नहीं आता है। दूसरी बात, अगर आप ये देखेंगे फाइनेंशियल सेविंग्स में, तो फाइनेंशियल सेविंग्स में 2 चीज़ें काम में आती हैं। एक तो आप जो फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा आप जो फाइनेंशियल मार्केट से, बैंकों से और किसी और से, एनबीएफसी से लोन लेते हैं, और दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स के रूप में आता है। तो 2022-23 में और 2021-22 में एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुआ फाइनेंशियल लोन्स का। अच्छा। बैंकों की तरफ से बहुत ज़्यादा लोन्स लोगों ने लिए, हाउसिंग में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे या और चीज़ों में कर रहे थे, लोन्स बहुत बढ़े। उसके कारण से जो ग्रॉस असेट्स है, फाइनेंशियल असेट्स, उसमें कोई गिरावट नहीं है। वो तकरीबन जीडीपी की 11.5% के आसपास से पिछले 3-4 साल से चली आ रही है। लेकिन जो ये लोन्स और जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ के करीब 5% से 7.5-8% हो गई। एज ए रिजल्ट अगर आप उसको देखें तो जो आपकी नेट फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो घटी हैं, और उस दृष्टिकोण से अगर आप ग्रॉस ओवरऑल सेविंग्स के बिहेवियर में मान के चलें तो फाइनेंशियल सेविंग्स में काफ़ी गिरावट आई है पिछले 2-3 साल। 23-24 के आंकड़े अभी इसने जारी किए थे रिजर्व बैंक ने जनवरी में। 23-24 में फिर थोड़ा सुधार आया है, ट्रेंड बदला है, वापस से थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी आप 2021-22 के स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। अब जो मुद्दा उठाया जा रहा है उस मुद्दे पे अगर आप आइए कि क्या बैंक की डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर अगर आप देखेंगे तो बैंक की डिपॉजिट्स में कोई गिरावट नहीं है। अच्छा। पिछले 4 साल की एवरेज अगर आप ग्रोथ CAGR लेते हैं तो तकरीबन 16% की ग्रोथ रेट आती है, विच इज़ वेरी गुड। बट म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ काफ़ी है, करीब 23-24% ऑन एन एवरेज पिछले 4 साल में ग्रोथ है। इक्विटी मार्केट में एज सच डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड्स का उतना नहीं बढ़ा है। अच्छा। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर रहे हैं। ओके। और म्यूचुअल फंड्स में ये माना जा सकता है आप कि चूंकि हाउस होल्ड शेयर मार्केट को नहीं समझता तो म्यूचुअल फंड तो कम से कम समझते हैं। तो मुझे ऐसी कोई अभी इसमें रिस्क नजर नहीं आता। क्विकली सर, बिफोर आई मूव टू रुंगटा सर, इसमें जो लिक्विडिटी का नैरेटिव बताया जा रहा है कि एक क्लेम है कि भाई डिक्लाइनिंग सेविंग्स जो है वो डिसरप्ट कर रहा है बैंक को, क्योंकि चीप सोर्स ऑफ फंड जो है वो डिसरप्ट हो रहा है। इसमें आपको लगता है सर कोई ये बिल्कुल, हाँ, ये एक सही मुद्दा है कि जो जिसको हम चीप सोर्स या कासा फंड कहते हैं, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट वाले फंड्स हैं, उसमें गिरावट आ रही है। और बैंक के डिपॉजिट्स में भी जो टर्म डिपॉजिट्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर रही हैं। वो भी अगर हाउस होल्ड के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि हाउस होल्ड्स को सेविंग्स बैंक में सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है और डिपॉजिट्स में उनको इंटरेस्ट बेहतर मिलता है। तो हाउस होल्ड्स अगर बेटर रिटर्न अर्न करने के लिए फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ जाता है तो वो बेहतर है। एक्चुअली अगर आप डिस्पैशनेटली देखें, नो केवल बैंकों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, तो कासा डिपॉजिट्स अगर हैं तो वो तो बैंक एक्चुअली टैक्स करता है गरीब को, क्योंकि कासा पे सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है और गरीब का ही सबसे ज्यादा पैसा कासा में। एब्सोल्युटली। मैं इसी मुद्दे को लेकर मैं जा रहा हूँ। रुंगटा सर, मुझे बताइए कि मिनिस्ट्री जो है वो एम्फेसाइज कर रही है हाउस होल्ड रिस्क एक्सपोजर विदाउट रिड्रेसिंग एनी बैंक डिपॉजिट विल फेल। इसमें एक है कि जो बैंक डिपॉजिट के रेट्स हैं वो इन्फ्लेशन के साथ क्या वो पेस को अपने कीप अप कर पाते हैं? जाहिर सी बात है, ये कहा जाता है कि भाई बैंक डिपॉजिट रेट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन के हिसाब से उतने अच्छे नहीं मिलते, इसीलिए तो लोग मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, एमएफ्स का रुख कर रहे हैं।
तो क्या मिनिस्ट्री जो है जो एम्फेसाइज कर रही है वो रियलिटी जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उसको इग्नोर कर रही है, या आप भी इस बात से सहमत हैं जो मिनिस्ट्री कह रही है? मेरे ख्याल से अगर इस चीज का विश्लेषण करें, और गर्ग साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली डेटा के साथ सब कुछ प्रेजेंट किया है कि दो चीजें हैं। एक, कासा डिपॉजिट कम हो रहा है, और वो जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा वो कम होगा, और होना भी चाहिए। क्यों? आप कोई भी डिपॉजिटर का पैसा 0%, करंट अकाउंट तो 0% होता है, बट वो बिजनेस का पैसा होता है, और सेविंग्स अकाउंट 3%, 3.5% पे आपका पैसा क्यों पड़ा रहना चाहिए? तो अगर बैंकों पे ये प्रेशर है कि कासा कम होके फिक्स डिपॉजिट बढ़ रहा है, तो वो जैसे गर्ग साहब ने कहा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। फाइनेंशियल असेट्स का जो अनुपात है वो कंपेयर टू फिजिकल असेट्स, जैसे गोल्ड हो, गोल्ड बिल्कुल अनप्रोडक्टिव असेट है। हमारा पैसा जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी, खून पसीने की कमाई हम विदेशी देशों में भेज रहे हैं, क्योंकि सोना हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है, माइनिंग होता नहीं है, तो वो सारा पैसा अल्टीमेटली बाहर जा रहा है। तो बेसिकली अगर फिनेंशियलाइजेशन हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है। अब पहले जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा था वो बैंकों का ज्यादा हो रहा था, इंश्योरेंस का थोड़ा था, रिटायरमेंट सेविंग्स थी। अब जो है म्यूचुअल फंड्स का, जैसे गर्ग साहब ने कहा कि उनका हिस्सा बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट्स करने का, एक आम जनता के लिए मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। और मार्केट सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं होता, म्यूचुअल फंड के जरिए आप 3-4 एसेट क्लासेस में आप कर सकते हैं। आप इक्विटी में कर सकते हैं, आप गोल्ड में भी कर सकते हैं थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, और थ्रू मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप नहीं, बट रुंगटा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बट जो मिनिस्ट्री ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है सर, जो मिनिस्ट्री अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है वो आप कह रहे हैं हाउस होल्ड के लिए ठीक है, सही है, बट मिनिस्ट्री अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है कि जो डिक्लाइनिंग कासा रेशियो है वो लिक्विडिटी को थ्रेटन कर रहा है, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट इज मोर सेफर, मतलब मोर स्टेबल मनी, ओके, देन कासा से ज्यादा स्टेबल है फिक्स डिपॉजिट का पैसा। तो लिक्विडिटी को क्यों स्टेबल, उसमें इनफैक्ट इट शुड एड लिक्विडिटी, एंड फिक्स डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, बैंकों का प्रॉफिट कम हो रहा है, ये एक बात है। अच्छा। तो ये अलग चीज है, ये अलग हिस्सा है। दूसरा जो हिस्सा उन्होंने कहा कि खतरा बढ़ रहा है हाउस होल्ड्स के लिए, तो वो हो सकता है कि सर्टन जो हिस्सा है जो कि नॉट म्यूचुअल फंड्स में नहीं गया है, लेकिन जो चेस कर रहा है डेरिवेटिव्स को, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, उस पे सेबी ने भी रिपोर्ट दी कि 93% जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं उनको नुकसान होता है। तो ये वेरी क्लियर है कि कुछ हिस्सा पैसा उसमें भी लगा है, और उसमें लोगों का हाथ जले भी है, और शायद और भी जले। तो उसके लिए वेरियस स्टेप्स जो है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ले रहे हैं। तो वेरी क्लियरली अगर सही डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है, और सही डायरेक्शन में म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही सही डायरेक्शन कहूंगा, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इक्विटी में पैसा लग रहा है वो भी तो इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है ना। और जो जिस कंपनीज के पैसे में, जिस कंपनीज के शेयर्स में वो पैसे लगते हैं, वो ऑब्वियसली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। कई प्राइवेट कंपनीज पब्लिक हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। इसमें जो भी कहा आपने, दो चीजें हैं जी, बैंकों का प्रॉफिट कम हो, ये पक्की बात है क्योंकि चीप है कासा, बट जैसे गर्ग साहब ने कहा दैट इज अ टैक्स ऑन पुअर पीपल। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जो है ऑलराइट सर, प्रवृत्ति है, अच्छी है। ऑलराइट सर,
मैं गर्ग सर से ही समझना चाहूँगा सर। मैं थोड़ा सा गर्ग सर, अब इसमें मैं थोड़ा सा भेद नहीं कर पा रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहना क्या चाह रही है। वो हाउस होल्ड की तरफ से वार्न करना चाह रही है, या जो लिक्विडिटी के क्रंच आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कासा एंड ऑल, वो अपनी बैंकों की लिक्विडिटी को लेकर चिंता जाहिर कर रही है, दोनों पे कर रही है? या आई मीन एक सवाल फिर ये भी उठता है कि भाई अगर आपको कासा इतना प्रभावित कर रहा है, लिक्विडिटी को इतना थ्रेटन कर रहा है, तो फिर बैंक्स को आप इनोवेट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप क्यों रिलाय कर रहे हैं चीप फंड्स पर ही? आप इनोवेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको बेहतर क्यों नहीं बना रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को? आप आई मीन ये भी सवाल आएंगे सर। तो इस पर एनालिसिस, डायरेक्शन क्या है, वो मतलब किस तरफ वार्निंग जा रही है? देखिए, मेरे समझ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की और स्पेशली जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो नोट जिसकी चर्चा हो रही है, यस सर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया। हम्म मुझे लगता है उसमें उसके पीछे 3 कारण है, 3 मोटिवेशंस हैं। हम्म एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, डीएफएस है, वो एक्चुअली अपने आप को केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नुमाइंदा समझता है। वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए उसको कोई खास ये नहीं है। ये पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करने का और उनकी ओनरशिप के कारण से वो उसी के लिए ज़्यादा काम करता है। और अगर कासा डिपॉजिट्स में और ओवरऑल डिपॉजिट्स के पैटर्न में अगर आप देखें, तो जो पीएसबीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से, उनका हिस्सा कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। अभी 23-24 के आंकड़े आए तो अब पहली बार घट के इनकी डिपॉजिट का 60% से घट के 59-58% रह गया। वो दिन दूर नहीं है जब बैंकों का, पीएसबीज का डिपॉजिट जो है वो 50% से कम हो जाए। लोन में तो पहले ही इनका कम हो चुका है। सो मिनिस्ट्री ये समझती है कि अगर कासा डिपॉजिट्स कम होती हैं, कुल मिला के डिपॉजिट्स बैंकों में कम आती है, तो पीएसबीज की हालत ठीक नहीं होती और उनको प्रोटेक्ट करना उनका अपना कारण है। एक तो ये मुझे नजर आता है जिसके कारण से वो ये कंसर्न, पीएसबीज उनको कहते रहते हैं और वो अपनी बात आगे पार्लियामेंट में या किसी जगह और कहते हैं। दूसरी चीज, जो लिक्विडिटी की इशू है, लिक्विडिटी का एक जो डिपॉजिट्स है वो केवल एकमात्र साधन नहीं होता। लिक्विडिटी के और भी कई साधन हैं, जिसमें रिजर्व बैंक जो अपने रेपोज और इनके माध्यम से लिक्विडिटी को मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट को सेट करता है, उसे लिक्विडिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। और उस लिक्विडिटी के लिए केवल आप हाउस होल्ड्स को ये ब्लेम करेंगे अगर हाउस होल्ड्स अपने प्रूडेंशियली शिफ्ट कर रहे हैं टर्म डिपॉजिट की तरह से, और कासा में उनकी जो करंट डिपॉजिट्स हैं वो लिक्विडिटी को कम कर रही हैं, तो ये असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से उनकी कंसर्न मुझे लगता नहीं जायज़ है, केवल ये पब्लिक सेक्टर के हिसाब से। लास्टली, जो आप बार बार कह भी रहे हैं राइटली, कि आप देखिए बैंक डिपॉजिट्स में, इवन फिक्स डिपॉजिट्स में रिटर्न आपका इन्फ्लेशन से कम आता है यूजुअली, और कासा में तो उसका आधा भी नहीं आता है। तो अगर आप मोटिवेट करके लोगों को केवल कासा में इन्वेस्ट करने के लिए और फिक्स डिपॉजिट में भी ना इन्वेस्ट करने के लिए कहें, तो मेरे ख्याल से आप अपना ये छोटा इंटरेस्ट है कि किसी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक को संभाले रखा जाए, और उसके लिए आप, हाँ, और एक मे बी लास्ट वन जो आप भी कह रहे थे कि ये डेरिवेटिव्स वगैरह में, बट उसका कोई इस डिपॉजिट सिस्टम से, फाइनेंशियल सेविंग्स से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल लॉस और प्रॉफिट कमा। राइट सर, राइट सर। रूंगटा सर, क्या वाकई में इस नोट में वो चिंता झलकती है कि लोग जो बहुत ज़्यादा खतरे वाले हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, डेरिवेटिव्स, एफएनओ, उसकी तरफ न जाएं, विदाउट फिनेंशियल लिटरेसी अपनी हाउस होल्ड सेविंग वहाँ पर ना लगाएं? क्या इस तरह का आपको प्रतीत होता है कि इस पे उस तरह की चिंता जाहिर की गई है, या जैसा गर्ग सर और मैं भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि ये बैंक्स को प्रोटेक्ट करने की कवायद ज्यादा लग रही है इस नोट में? आप कुछ निकाल पा रहे हैं सर इससे? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि बेसिकली वो क्या चाहते हैं, बट जब इतना मेजर कोई भी शिफ्ट होता है तो उसमें कई ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब एकदम सेफ जगह से लोग निकलकर दूसरी जगह जा रहे हैं अपनी वेल्थ को कम से कम प्रोटेक्ट करने, कि इन्फ्लेशन से
जितना तो पैसा मिले टैक्स के बाद, तो वो ऑब्वियस है कि फिक्स डिपॉजिट से नहीं मिल सकता, अब दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और कैसा से तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, तो इसके लिए तो बैंकों को तैयार रहना ही पड़ेगा। अब जब वो जा रहे हैं, एक स्प्लिटिंग में जाते हैं, मतलब वो कंजर्वेटिव फंड्स में जा सकते हैं, हाइब्रिड में जा सकते हैं, मल्टी एसेट में जा सकते हैं, इक्विटी में जा सकते हैं, ये तो म्यूचुअल फंड्स हुए। डायरेक्टली शेयर्स में लगा सकते हैं, एफएनओ कर सकते हैं, एआईएफ में जा सकते हैं, पीएमएस में जा सकते हैं, तो वैरायटी ओपन है उनके लिए। और ये चीज दोनों तरफ से हो रही है, सेम जगह से लोग वहां जा रहे हैं, और जो पहले चिट फंड्स वगैरह में पैसे लगते थे, और वो अधिकांश गरीब तबके के लोगों के पैसे लगते थे, वो पैसे भी अब एक फाइनेंशियल सेक्टर में आ रहे हैं। उसका डेटा मिलना इतना इजी नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ दैट, वो काफी चीजें जो है इनफॉर्मल सेक्टर में चलती हैं। तो ये जो उछाल आ रहा है फॉर्मल सेक्टर में, ये दोनों ही तरफ से है, और ये मेरे ख्याल से इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो अच्छा। उसमें एक पोर्शन ऑब्वियस है कि लोग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में करेक्ट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी करते हैं, और उसमें ऑब्वियस है कि हाथ जले। तो और ये चीज रेगुलेटर भी वार्न कर रहे हैं, कई स्टेप्स ले रहे हैं, ताकि वो जो एक फ्रेंजी हो गया था खास करके कोविड के बाद, उसको रोका जाए। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड है, इसमें कई टाइप के ट्रेंड्स हैं, उसमें कोई वरीसम ट्रेंड्स भी होंगे और कोई बहुत अच्छे ट्रेंड्स भी हैं। ठीक है। ओवरऑल अच्छे ट्रेंड्स आर बेटर देन द जो वरीसम ट्रेंड्स हैं उनसे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर, और हम इसको देखिए दोहरा देते हैं। देखिए जहाँ जहाँ जोखिम है, देखिए पहले तो शेयर बाजार को समझ लीजिए। हम तो बार बार यही कहते हैं, स्टॉक मार्केट के आर्थिक जितने जोखिम हैं और जोखिम हैं उनको आप पहले समझ लीजिए, रिसर्च कीजिए अपनी, ख़ास तौर से ऐसे जहाँ पर आपको लग रहा है कि बिल्कुल बहुत जल्दी रातों रात पैसा बनेगा। एफएनओ जैसा, उसके आंकड़े आपको बताते हैं कि एफएनओ में तो ज़्यादातर लोगों के हाथ जलते ही हैं, वो हम बार बार बता चुके हैं, सेबी बता चुका है, हर कोई बताता है आपको। तो उसको दोबारा उसका आकलन कर लीजिए, कम कीमत वाले स्टॉक में सोच समझ कर जाइए, मजबूत जो मौलिक कंपनी है उनका चयन कीजिए। हम बार बार आपको जी बिजनेस पे कहते रहते हैं। बट मैं गर सर के पास आऊँगा। मैं इसमें इस पूरे मसले में एक बार फिर से बस आखिर में निचोड़ ही निकालना चाहूँगा, क्योंकि ये बात सही है कि जहां जहां जोखिम है, जैसा कि रुंगटा सर भी कह रहे हैं कि कुछ जगह हैं, क्षेत्र हैं जहां जहां जोखिम है, लेकिन पूरी पिक्चर इतनी भयावह नहीं है। तो अगर कोई इस हेडलाइन का या इस खबर का या फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोट का ये मतलब निकाले सर कि लोग तो अपनी सेविंग्स को निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा के फूंक रहे हैं, तो ये तो कम से कम इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता सर? बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। ये स्पेकुलेटिव भी है, सेंसेशनल भी है और फैक्चुअली गलत भी है। ये फैक्ट है कि अभी भी बल्क ऑफ द सेविंग्स जो हैं वो बैंकों में जाती हैं, डिपॉजिट में रखती हैं। लोगों को ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने बैंकों में खाते में पैसे रखने पड़ते हैं। ज़्यादातर लोग अभी भी, स्पेशली जो पुअर और लोअर मिडिल क्लास है, वो रिस्क अवर्स है, वो अपना पैसा बैंकों में रखती है। वो शेयर मार्केट वगैरह में आप बहुत डिमैट अकाउंट बढ़े हैं, उसके बावजूद भी अभी तक देश के मुश्किल से 14-15 करोड़ लोग जो हैं वो ही शेयर मार्केट में थोड़ा एक्सपोजर लेके आए हैं। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट वो अपना समझते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी होंगे और म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ऐसी किसी भी किस्म की चिंता करने की ज़रूरत है। ये इमर्जिंग इकोनॉमी के, ग्रोइंग इकोनॉमी के ट्रेंड हैं। फिक्स डिपॉजिट्स की, जैसे मैंने कहा, अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी नहीं दे पाते हैं, तो जो लोग हैं वो पहले से कासा डिपॉजिट से फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएंगे, और काफ़ी लोग उसमें से फिक्स डिपॉजिट से बाहर जाके मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे। ये एक ट्रेंड है जो प्रोडक्टिव ट्रेंड है, उचित ट्रेंड है, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे फिनेंस मिनिस्ट्री को, देखिए जो आपकी चिंता है वो भी हमारी चिंता है। अगर लोग ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, एफएनओ में पैसा लगा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सेविंग्स क्या
बहुत सारे ट्रेंड हमने भी देखे हैं, लोग कर्जा लेके इधर उधर लेके, और हमने समय समय पर लोगों को आगाह भी किया। तो जहाँ जहाँ जोखिम है मिनिस्ट्री के साथ है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर अपनी रेगुलेटरी शॉर्टकमिंग्स की ओर से कॉम्पिटिटिव बैंक ऑफरिंग्स आप नहीं दे रहे हैं, इनोवेशंस नहीं कर रहे हैं, अपने बैंक्स के प्रोडक्ट को आप ज़्यादा अच्छे नहीं बना रहे हैं बजाय मार्केट में लगाने के लोगों के, तो इस पर आपको भी तो काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों की तरफ की सिचुएशन है। आप देखते हैं आगे इस पर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन काफ़ी पेचीदा इशू ये हमेशा रहता है और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्ग सर, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। रूंगटा सर, थैंक यू सो मच सर।